नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे उस पाठ का शीर्षक है वन्य जीवों का नजारा। इस पाठ में वन में रहने वाले जानवरों के विषय में बतलाया गया है। यह जो है पाठ है जो आधारित है सेरेंगेटी पार्क है, अफ्रीका का विश्व प्रसिद्ध एक पार्क है। उसमें सिंहों को प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। उसी के विषय में इस पाठ में दर्शाया गया है, बताया गया है। तो आइए हम लोग पाठ का वाचन करते हुए उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम इस पाठ में कुछ अभ्यास के लिए शब्द दिए गए हैं, हम लोग उसका उच्चारण करें। आप लोग भी सही सही उच्चारण का अभ्यास निश्चित रूप से करेंगे। पहला शब्द है लकड़बग्घे, चौकसी, झुंड, प्राकृतिक, प्रतिकूल। आइए पाठ का वाचन किया जाए। चाय पीने के पश्चात हम सेरोनेरा पहुंचे। यह सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य केंद्र है। हमने अपने तंबू वहां गाड़ने प्रारंभ किए तो पता चला कि बड़े तंबुओं वाली बल्लियों को तो हम पीछे ही छोड़ आए हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें कि तभी अचानक तेजी से वर्षा प्रारंभ हो गई और कुछ ही देर में वहां सब कुछ तरबतर हो गया। यह जो है पाठ है जॉय एडमसन द्वारा लिखित पुस्तक से लिया गया है। वहां इस पाठ की लेखिका गई थी। वहां जाने के बाद उन्होंने अपने संस्मरण को, अपने यादगारी को इस पाठ के माध्यम से बतलाया है। तो वही यह उनके देखे गए नज़ारे का इसमें सब वर्णन किया गया है। अब हमारे पास केवल एक छोटा सोने वाला तंबू था, इसलिए मैं उसमें सो गई। दोनों लड़के जो मेरे सहायक थे वे लारी में सो गए। लेखिका कह रही हैं, रात में बहुत से लकड़बग्घे मेरे तंबू के समीप आए। एक सिंह तो इतना करीब आ गया था कि मुझे उसकी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मैं यह सोचकर प्रसन्न थी कि दोनों लड़के यहाँ से दूर सुरक्षित लारी में सो रहे हैं। अगली सुबह मैंने निश्चय किया कि अपने बेस कैंप को पर्वत शिखर के ऊंचे सिर पर स्थानांतरित कर दूंगी। वहां यदि अत्यधिक वर्षा भी हुई तब भी हम लोग कीचड़ में नहीं फंसेंगे। इसके अतिरिक्त वहां से देखने पर नजारे और भी मनोरम लगेंगे। दिन में थोड़ी देर बाद मैं अपने ठहरने का इंतजाम करने के लिए सेरेनेरा गई। वहां मुझे अपने हथियार जमा कराने पड़े, क्योंकि वहां के नियम के अनुसार कोई भी पर्यटक इन्हें अपने साथ नहीं रख सकता है। जब अंदर जाना था तो इनके पास जो हथियार था, बंदूकें वगैरह, तो लेखिका को ऑफिस में जमा करना पड़ा, क्योंकि वहां का नियम ऐसा था कि हथियार लेकर के कोई अंदर नहीं जा सकता है। मैंने वहां के वार्डन से पूछा कि यदि रात में फिर से सिंह मेरे पास आए तो मैं क्या करूं। वार्डन मुस्कुराया और बोला, उसे कहकर भगा देना। और वाकई जब मैंने सेरेनगेटी छोड़ा तब तक मैं जानवरों को कहकर भगाने में पारंगत हो गई थी। इन्होंने वार्डन से पूछा कि अगर मेरे आसपास अगर आ जाते हैं सिंह तो मैं कैसे भगाऊं। तो उसने बताया कि अशुशु बोलना तो भग जाएंगे। इसी तरह का उन्होंने अभ्यास किया और आसपास जब आने लगे जानवर वगैरह तो उन्हें ऐसा करके शुशु करके भगाने लगी। और इस बात को कहने में, जानवरों को भगाने में वे
पारंगत हो गई थी। कौन? इस पाठ की जो लेखिका हैं वे। अगली सुबह हम सिंहों की तलाश में अपनी जीप में सवार होकर 25 मील दूर निकल गए। रास्ते में हमने 3 सिंहों को एक बड़े से वृक्ष के नीचे आराम करते हुए देखा। उनमें एक तो शानदार वयस्क सिंह था तथा 2 छोटे शावक थे। शावक मीन्स शेर के छोटे छोटे बच्चे। थोड़ी देर बाद एक ज़ेबरा हमारे करीब से दौड़ता हुआ निकला और फिर उसके पीछे दौड़ लगाते हुए इम्पालाओं का एक झुंड। इम्पाला एक हिरण की प्रजाति है। हिरण आप लोग देखे होंगे जो बहुत ही सुंदर होता है। इम्पाला बहुत ही सुंदर प्रजाति होती है हिरणों की। और फिर घाटी में और नीचे मैंने एक अत्यंत लंबी चौड़ी सिंहनी को भी देखा। अगली सुबह हम जल्दी निकल गए। मैंने लगभग 1 दर्जन चित्तीदार लकड़बग्घों को एक ही दिशा में जाते हुए देखा। सुबह सुबह के जानवरों में लगभग 50 इम्पालाओं का एक झुंड था। अपने मुड़े हुए सींगों, हरे शरीर और गहरे भूरे रंग के कारण इम्पाला हिरणों की सबसे सुंदर प्रजातियों में से एक है। इम्पालाओं का ऐसा शरीर होता है जो उनके सींग होते हैं ना, वो मुड़े हुए होते हैं और बड़ा सुंदर उसका इकहरा शरीर होता है। और वे लोग भूरे रंग के होते हैं। भूरे रंग के होते हैं। यह देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसे ही हम उनके समीप पहुंचे, उनमें से एक ऊंची छलांग लगाकर दौड़ा। देखते ही देखते पूरा झुंड एक लय में कूद कूद करके हमसे दूर दौड़ने लगा। वापस लौटते समय हमने सिंहों का एक समूह देखा। उसके बाद लेखिका कहती हैं कि इसके बाद इम्पालाओं को, झुंडों को देखने के बाद फिर उन्होंने एक सिंहों का समूह देखती हैं। उनमें से नर वास्तव में रक्षक था, क्योंकि वह पूरे समूह की चौकसी कर रहा था। उसने एक क्षण के लिए भी हमसे आंखें नहीं हटाई। अगले दिन जब घाटी के अंत में पहुंचे, वहां हमने ज़ेबरा तथा जंगली कुत्तों को बहुतायत में देखा। नदी के किनारे हमें लगभग 100 भैंसों का भी समूह मिला। दोपहर देर से लौटते समय मैंने लोमड़ियों को ऊंची ऊंची घास के पीछे से झांकते हुए देखा। उनके गोल कान आकार में बहुत बड़े थे। बाद में वार्डन ने मुझे बताया कि ये लोमड़ियां अपने कानों को जमीन पर दबाकर सुनती हैं। देखिए, इन लोमड़ियों की खासियत यह है कि ये लोमड़ियां अपने कान को जमीन में दबा देती हैं और तब आवाज सुनती हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि कब कोई चूहा आसपास ही है जिसे वे पकड़कर खा सकें। कितनी इनकी सोच है कि ये लोमड़ियां अपने कान को, चूंकि ये मांसाहारी प्राणी है, जमीन में अपने कान को दबा करके यह अंदाजा लगाती हैं कि कब आसपास कब कहीं चूहा कहाँ मिलेगा जिससे वे उन चूहों को खा सकें। सूखे का मौसम आ गया था। सभी जीव जंतु अब उन तालाबों और नदियों पर निर्भर थे जो अभी तक सूखे नहीं थे। लेकिन इसी वजह से यहाँ शिकारी भी चोरी छुपे प्रवेश कर जाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि कब जानवर पानी की तलाश में वहां आएंगे। वहां शिकार करना शिकारियों का काम होता है। तो वहां एक तालाब था, वहां ताक लगाए शिकारी बैठे थे कि यहाँ जानवर आएंगे पानी पीने के लिए और हम लोग उसका शिकार कर लेंगे। ये शिकारी इन जानवरों की ताक में घात लगाकर बैठ जाते हैं कि जैसे ही जानवर उनके समीप आए, वे उन्हें फंसाकर पकड़ सकें और उनकी खाल को मोटी कीमतों में बेच सकें।
सभी वार्डन इन कार्यों को रोकने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। वार्डन द्वारा इन शिकारियों से जब्त किए गए जहर, मुझे तीरों, धातु वाली शिकंजों एवं भालों आदि को देखकर मेरा मन शिहर उठा। वन्य जीवों एक दिन इस दुनिया से लुप्त हो जाएंगे, यह विचार आते ही मेरा मन खिन्न हो जाता है। सही बात है। जरा सोचो बच्चों, अगर इन जानवरों का शिकार ऐसे ही होता रहा तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जो सारे जानवर लुप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। मैं जितना अधिक जानवरों के साथ रहती हूँ उतना अधिक उनकी सहायता करना चाहती हूँ। यदि सभी वन्य जीव लुप्त हो गए तो इससे प्राकृतिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसका मानव भी एक अंग है। और अंत में लेखिका यह कहती हैं कि वन्य जीवन समाप्त अगर हो गए, लोग इसी तरह शिकार करते गए, वन्य जीवन समाप्त हो गए, तो फिर इसका प्रतिकूल असर प्राकृतिक पर पड़ेगा, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो यह जो पाठ इस तरह तो समाप्त हुआ। इस पाठ में, इस पाठ की लेखिका अपने यात्रा वृतांत का, अपने संस्मरण का वर्णन इस पाठ में किया है। वैसे भी सरकारें, सभी देश की सरकारें वन्य जीवों के संरक्षण हेतु उद्यान बनवाए हैं। उद्यान में प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है उन जानवरों को, जैसे उस उद्यान में स्वच्छंद रूप से, बिना रोक टोक के, बिना भय के वे जानवर उसमें रहते हैं, उसमें विचरण करते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग भी इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक में उसका हल कीजिएगा। अगर कोई वैसे प्रश्न जिसका हल आप नहीं कर पाए तो विद्यालय खुलने पर जब हम लोग फेस टू फेस रूबरू होंगे तो वर्ग में उन प्रश्नों का हल हम लोग निश्चित रूप से कर लेंगे। धन्यवाद।